नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सिविल साइट एग्जीक्यूशन में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हमने क्या है रेनफोर्समेंट रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो है हमारा। ठीक है, इसमें जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये रेनफोर्समेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मैं केवल 10-10 क्वेश्चंस उठा रहा हूँ हर वीडियो में। इसका फायदा क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अदरवाइज मैं सारे क्वेश्चन एक साथ में डिस्कस कर सकता हूँ, वो क्या है फिर एक पूरा बंडल बन जाएगा और आपको रिमेंबर करने में थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए मैं केवल 10-10 क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो अगर गाइस चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके पास चाहे 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो, अदरवाइज अपना फ्रेशर है, तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये जनरली इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें भी मैंने जैसा कि बताया आपको 10 क्वेश्चन ले रखे हैं, जिसको मैं बारी-बारी से एक-एक करके डिस्कस करूंगा विद कांसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट इज मेजर्स विल यू टेक व्हेन रेनफोर्समेंट बार एक्सपोज्ड टू रेन या फिर वाटर। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपका सरिया एक्सपोज्ड हो गया, ठीक है, जिस पे पानी लग रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो पानी लग रहा है तो उसमें क्या है, जंग लगेगा। ठीक है, क्रोजन होगा जो कि उसकी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा कमजोर करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए सबसे पहला मेजर्स हम क्या लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली पूछा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूं ये सारे इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, क्या आप में से किसी को पता है। ठीक है, बहुत लोगों को, आप में से बहुत लोगों को पता होगा जो जनरली अगर साइट पे काम कर रहे हैं, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो फ्रेशर है उनको क्या है, बहुत कम लोगों को नॉलेज होता है इसके बारे में। ये वाला क्वेश्चन मेरे से फर्स्ट टाइम पूछा गया था, मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था बाहर जाके किसी कंपनी में, तो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। अगर मैं सही बताऊं ईमानदारी से तो मेरे को उस टाइम एग्जैक्ट नहीं पता था। ठीक है, कुछ चीजें मैंने बोली थी, वो बताऊंगा मैंने क्या बोला था, लेकिन एग्जैक्ट आंसर हमारे पास नहीं था। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करें, जो हमारा रेनफोर्समेंट बार है उसको हम क्या करेंगे, ढकेंगे, या फिर जो पानी का सोर्स है जहां से पानी आ रहा है, ठीक है, रेन वाटर है तो हमें क्या ढकना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज अगर पानी कहीं और से आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, पानी को बंद करेंगे ताकि वो रेनफोर्समेंट बार पे नहीं आए। ये जनरली क्या है, हम स्टैकिंग की बात कर रहे हैं जहां पे हमारा रेनफोर्समेंट स्टैक हुआ है। अदरवाइज जो हमारा साइड पे लगा हुआ वहां तो रेन से हम नहीं बचा सकते। ठीक है, उसमें पानी पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्टील यार्ड में स्टैकिंग है रेनफोर्समेंट का, अगर उसमें पानी लग रहा है, ठीक है, तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, ढकेंगे। अगर कोई सोर्स है पानी का, अगर उस पास से गुजर रहा है जिसकी वजह से उसमें नमी आ रही है, क्लोजन आ रहा है, तो हम उसको सबसे पहले बंद करेंगे। मैंने यही जवाब दिया था, बाकी मैंने बोल दिया था कि उसमें कोई केमिकल लगाएंगे, केमिकल का मेरे को नाम नहीं पता था। ठीक है, लेकिन सबसे जो सस्ती और टिकाऊ चीज अपने पास होती है साइड पे, वो होता है सीमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, सीमेंट स्लरी डालेंगे। ठीक है, यानी सीमेंट का घोल बना के हम रेनफोर्समेंट वहां पे डाल देंगे। इससे क्या है, हमारा सरिया जो है क्रोजन से बच जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी सोर्स है पानी का हमारा, या फिर अगर रेन वाटर है तो हम उसको क्या है, ढकेंगे, यानी कि जो भी सोर्स है जिसकी वजह से सरिया में हमारे पास नमी आ रही है, वो गीला हो रहा है, जिसकी वजह से क्रोजन आ रहा है, उसको बंद करेंगे। और सेकंड हम उसमें क्या करेंगे, जो सीमेंट है हमारे पास, उसका गोला बना के उसमें हम डाल देंगे, तो हमारे क्या रेनफोर्समेंट सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये इसका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन हमारा, डू यू नो हाउ टू बाइंड सिंगल टाई या फिर शियर लिंक। ठीक है, इसको हम कैसे बांधते हैं इसको हम समझते। पहले तो पूछ क्या रहा है इसमें, जो हमारा कॉलम होता है उसमें हमारे क्या टाइज लगती है, जिसमें क्या होता है, हमारा एक मेन टाई होता है जो बाहर आउटर से होता है, वो क्या है, हमारा जो कॉलम होता है उसको शेप को होल्ड करता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, वो क्यों बनते हैं, ये मेन रिंग जो हम क्यों लगाते हैं। ठीक है, हम ये इंटरनल रिंग्स जो लगते हैं तो इसको लगा के भी काम कर सकते हैं, नहीं, ये क्या है, ये शेप होल्ड करता है। ठीक है, जो भी हमारा कवर होता है, कवर कट करके ये हमारी जो आउटर रिंग बनती है, ये इसको शेप को होल्ड करती है। ठीक है, ये क्या करती है, हमारा शेप को होल्ड करती है। इसके अलावा जो हमारे इसमें इंटरनल टाइज है, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये कुछ शेप दिख रहा है ना, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं साइड पे, समोसा टाइप। ठीक है, ये जो ट्रिपोजॉइडल बन रहा है, ट्रिपोजॉइडल को हम समोसा टाइप बोल देते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए ये आपका रेक्टेंगल टाई है जो बाहर से है, आउटर है, मेन रिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये शेप होल्ड करने के लिए होता है। इसके अलावा देखिए इसमें आपको एक ये सिंगल टाई मिल जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, एक सिंगल सरी में जा रहा है, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, इस तरीके से, और एक यहाँ पे है। अब इसको बांधने का तरीका क्या होता है,
बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इसको जान लीजिए। ये बहुत कम लोगों को पता होता है और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इन जनरल जब हम साइड पे लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम सीधा जो हमारा ये मेन बार जा रहा है, जो वर्टिकल बार है हमारा कॉलम का, क्या है हमारा ये मेन रिंग हमने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इंटरनल रिंग से लग जाती है। उसके अलावा हम जब इसको बांधते हैं टाई को, तो हम क्या करते हैं, इसको मेन जो हमारा मेन सरिया जा रहा है वर्टिकल, उसी पे सीधा डायरेक्ट टाई कर देते हैं। ठीक है, जो कि गलत प्रैक्टिस है, आईएएस कोड इसको रिकमेंड नहीं करता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें करना चाहिए साइड पे, हम क्या करते हैं, जो हमारे मेन रिंग है, ठीक है, मेन रिंग के ऊपर से इसका हुक जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सरिया, ये जो हम इसमें वर्टिकल सरिये में डायरेक्ट इसको हम टाई कर दे रहे हैं, वो हमें नहीं करना है। इसका जो हम हुक बेंड करके जा रहा है, ये क्या है, ये इस वाले सरिये पे से होके जाएगा। ये जो मेन हमारा मेन रिंग है उसके ऊपर से होके जाएगा, ना कि वर्टिकल बार पे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आईएएस का रिकमेंडेशन है, अगर आप आईएएस कोड पढ़ेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, और ये इंटरव्यू में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज बंडल्ड बार। ठीक है, तो बंडल्ड बार आपको पता होगा, ज्यादातर लोगों को पता होगा। ठीक है, फिर वही कैसा था कि फ्रेशर्स को ये चीजें बहुत कम पता होती हैं, क्योंकि ये किताबों में नहीं दिया होता, ये साइड पे यूज होता है। ठीक है, बंडल बार का मतलब, इसमें बंडल यानी कि बंडल है, बार यानी कि रेनफोर्समेंट बार जो है हमारा उसका बंडल है, यानी कि इसमें हमारे एक से ज्यादा सरिया यूज होता है एक साथ। ठीक है, ये एक साथ ही यूज होता है। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिंग नहीं रहती है, जिसको हम बोलते हैं बंडल बार। ये जनरली क्या है, हमारा जो हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक जैसे हमारा कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गया, ठीक है, हमारे ब्रिजेज हो गए, वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि उसमें रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे हम बंडल बार यूज करते हैं। जो बंडल बार होता है ना, वो एक साथ होते हैं, उसमें कोई हम स्पेसिंग नहीं रखते, उसको एक साथ चिपका के रखते हैं। ठीक है, आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग में देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर केस में, कहीं अगर बहुत ज्यादा हैवी लोडेड है कोई स्ट्रक्चर का पार्ट, वहां पे कॉलम का पोर्शन आ रहा, तो मे बी वहां पे दे दे, अदरवाइज ये आपको रेजिडेंशियल में देखने को नहीं मिलेगा, ये कमर्शियल या फिर आपको विलेज में मिलेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीएमटी। ठीक है, देखने में लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटा है, इसमें क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन ये इंटरव्यू का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जनरली पूछा जाता है। मैंने दिया था पीएससी प्रोजेक्ट लिमिटेड का इंटरव्यू देने गया था, तो वहां उनका टेस्ट हुआ था, उसमें भी ये चीज पूछा गया था। ठीक है बहुत ही छोटा लेकिन पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जनरली पूछ लेते हैं टीएमटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्योंकि जनरली हम जो सरिया यूज करते हैं वो टीएमटी बार से होता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में कभी किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो टीएमटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है, आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए इसको, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड। क्या चीज, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफॉर्म बार एंड इट्स नोटेशन। यानी कि डिफॉर्म बार क्या है और इसका नोटेशन क्या है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्योंकि इंटरव्यू में पूछे हुए प्रश्न है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। तो क्या होता है व्हाट इज डिफॉर्म बार एंड इट्स नोटेशन। डिफॉर्म बार क्या होता है, तो इसमें होता है क्या है, जब इनिशियली स्टेज में हमारा सिविल का काम चलता था ना, जब नया नया सरिया यूज होता था स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या है, हमारा बिल्कुल ही प्लेन सरिया होता था। ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है, सिंपल प्लेन सरिया होता था। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा सरिया आता है उसमें क्या होता है, कुछ क्या पार्ट एक्सटेंडेड होता है यहाँ पे। ठीक है, उसी इस तरीके से आपने देखा होगा, अगर साइड से देखा ना, हमने कुछ ऐसे देखा होगा। ठीक है, इसमें वर्टिकली भी ऐसे होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का सरिया होता है अभी करंट में। पहले क्या होता था, बिल्कुल ही प्लेन होता था, उसमें कोई लाइन या धारियां कुछ भी नहीं होती थी। अब इसमें इसको बोलते क्या है, ये जो लाइनिंग ऐसी होती है, जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा पास प्रोजेक्शन होता है सरिये का। ठीक है, उसके सरफेस से जो प्रोजेक्शन होता है एक्स्ट्रा, उसको हम बोलते हैं रिब्स। ठीक है, अभी हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं सरिये में, हम रिब्स प्रोवाइड कर देते हैं, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। ये जो लंबी लाइन आती है सरिये के साथ में वर्टिकली, इसको वर्टिकल रिब्स बोलते हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टली जाता है उसके साथ में इस तरीके से, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ट्रांसवर्स रिब्स। ठीक है, तभी हम रिब्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्म्ड बार। इसका फायदा क्या होता है, ये हम क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, जो हमारा
कंक्रीट के साथ सरिये का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? जैसे ही आपका सरफेस खुरदरा होगा, रफ होगा, वहां पे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स जैसे ही बढ़ेगा यानी कि वो आप इसको खींचोगे तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा आएगा, तो क्या आसानी से नहीं खींचने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो बॉन्डिंग आएगी, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ही बढ़ जाएगा। ठीक है, ये फायदा है डिफॉल्ट बार का। और जैसे प्लेन रहेगा तो उसको जब आप खींचोगे तो बहुत आसानी से वो खिंच जाएगी क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसमें फ्रिक्शन क्या है, बहुत ही कम आ रहा है, बिल्कुल ही नॉमिनल आ रहा है। ठीक है, तो ये फायदा है डिफॉल्ट बार का। उसका नोटेशन क्या है, नोटेशन जो है उसको क्या है, हैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे 25 डायरा का सरिया है तो उसको हम लिखेंगे -25। ठीक है, जनरली अभी जो प्रैक्टिस में है वो क्या हम लिखते हैं 25/5। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं 25/5 यानी कि 25 डायरा। ये क्या था, मैंने प्लेन सरिये का नोटेशन था, लेकिन अभी हम गलती करते हैं, हम क्या करते हैं कुछ इस तरीके से ही लिखते हैं जनरल प्रैक्टिस, क्योंकि पहले से प्रैक्टिस बनी हुई लोगों की तो वो इसी में चलती आ रही है। ठीक है, लेकिन वो गलत है, एक्चुअली ये गलत है। ठीक है, अगर आपके पास डिफॉर्म बार है, जैसा कि अभी डिफॉर्म बार ही यूज किया जा रहा था, आपको ये वाला नोटेशन यूज करना चाहिए प्रैक्टिस में। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में हमेशा से यही रहा है, तो अभी भी यही चलता है बहुत ज्यादा जगह पे मैंने देखा है। ठीक है, कुछ ही साइटों पे मैंने देखा कि हैश यूज करते हैं। ठीक है, हैश। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट बार एंड इट्स नोटेशन। इसके अलावा छठा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट रिप्स इन रेनफोर्समेंट बार। वो मैंने अभी आपको इसी क्वेश्चन में डिस्कस करके बता दिया कि ये रिप्स क्या होते हैं। ठीक है, और इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नुकसान इसका कुछ नहीं है, केवल फायदे के काम के लिए हम इसको करते हैं। ठीक है, नुकसान सिर्फ यही हो सकता है कि जब उसको हम होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है, अगर हाथ में हमारे दस्ताने नहीं है तो क्या है, हमें चोट लगने की संभावना ज्यादा है इस वाले सरिये को पकड़ने में, ना कि प्लेन वाले हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, कि उसमें फ्रिक्शन नहीं आ रहा तो आपके हाथ में चोट लगने की बहुत ही कम चांसेस है। ठीक है, तो मैंने उसका जो डिमेरिट है वो भी बता दिया, लेकिन उससे हमें क्या, हमें मेन क्या है, हमें स्ट्रक्चर से लेना देना है। ठीक है, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ से लेना देना है, हाथ से नहीं, कि उसके लिए हम ग्लव्स यूज कर सकते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेनिफिशियल है। कहने का मतलब यह है कि जो मेनली इसका मेरिट ही है, डिमेरिट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो सातवां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कीप इन माइंड बिफोर कंक्रीटिंग। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए बिफोर कंक्रीटिंग। अगर आप कंक्रीटिंग करने जा रहे हैं, ठीक उससे पहले आपको क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। मैं केवल सरिये के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, अभी हम शटरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं शटरिंग के वीडियो स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं ये वाला क्वेश्चन जरूर बताऊंगा आपको, उसमें हम क्या क्या ध्यान में रखते हैं। अभी हम सरिये की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंक्रीटिंग से पहले, ठीक है, हमें क्या क्या ध्यान रखना है तो उसको हम समझ लेते हैं। अगर आपका फोर कार्ड साइन हो गया, यानी क्लाइंट से आपका साइन हो गया, आपका रेनफोर्समेंट बात चेक हो गया है, उसके बाद का अलग चीज है, उससे पहले का अलग है। ठीक है, अगर आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर में किसी कॉन्ट्रैक्टर में आप एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो आपका क्या है, मेन क्या होता है, आपको फोर कार्ड चाहिए साइन होके। ठीक है, कंक्रीटिंग के लिए अगर वो हो गया, देन आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा सरिया तो क्या है, ढक जाएगा, यानी कि जो हमारा सरिया ढक जा रहा है कंक्रीट में, उसको हम माइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम ऑलरेडी हो गया, चेक हो गया, हमारा फोर कार्ड हो गया। अभी हमारा मेन फोकस कहां पे होगा, जो हमारे डावल्स निकले होंगे। ठीक है, अब वो कॉलम के हो सकते हैं, ठीक है, और भी किसी पार्ट के जो भी एक्सटेंड हो रहा होगा आगे, उसके डावल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें क्या है, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार ये काउंट करेंगे, क्या नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार हमारा ओके है। क्योंकि अगर नहीं है फिर बाद में रिवारी का केस आता है, वो बहुत ही मतलब काम आपका बढ़ जाता है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले हम नंबर्स काउंट कर लेंगे कि हमारा सरिया जो डावल्स निकला हुआ है उसका नंबर्स प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा इसका डाया। ठीक है, जो भी हमारा डावल्स निकला हुआ है सरिया, ठीक है, जो आगे हमें एक्सटेंड करना है, ठीक है, कंटिन्यू करना है, उसका डाया, क्या जो हमने सरिया यूज किया है उसका डाया प्रॉपर है, सही है, नहीं सही है। ठीक है, क्योंकि बाद में हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका एक बार डाया, जो भी जिस डाया का सरिया लग गया, एक बार कास्टिंग होगी तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको उसी से कंटिन्यूएशन में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको डाया का चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरा जो आपका लेंथ निकला है, ठीक है, जो आपका सरिया का लेंथ निकला है,
क्या वो स्टैगरिंग फॉर्म में है कि नहीं है, वो बहुत ही जरूरी है। अगर आपका कपलर यूज हो रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ कपलर आपका क्या है, साइज आपको बहुत प्रॉपर रखनी पड़ती है, ठीक है। अगर साइज में आपका मिक्सअप हो गया, अगर आपका स्टैगरिंग नहीं है, तो आपको साइड में क्या है जो चूड़ी बनती है उसमें जो थ्रेडिंग होती है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, वो होगा ही नहीं, साइड पे नहीं हो सकता। एक बार सरिया लग गया तो वहां पे जाकर अपनी मशीन फिट होके उसमें थ्रेड नहीं करने वाली है, ठीक है। अनादि इतना किसी के पास टाइम है, अगर कोई डिवाइस है भी तो, ठीक है। तो आपको लेंथ यानी कि जो भी हमारी स्टैगरिंग है वो चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए आप, स्टैगरिंग है कि नहीं है, ठीक है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्टैगरिंग, डाया, लेंथ एंड चौथा स्पेसिंग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कास्टिंग होगी तो हम स्पेसिंग सही नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपको सरिया को बेंड ही करना पड़ेगा, जो कि अलाउड नहीं होता ज्यादातर, क्योंकि आप जैसे ही सरिया को बेंड करोगे उसका जो है स्ट्रेंथ आपका कम हो जाएगा सरिये का, ठीक है। तो इसलिए स्पेसिंग भी बहुत ही मस्ट है, ठीक है। तो ये मेन 4 पॉइंट है सरिये में। अगर आपका कंक्रीटिंग हो रहा है उससे पहले ये चीजें आप जरूर चेक कर लो। और पांचवी चीज कवर, ठीक है, आपका सरिया प्रॉपर कवर में होना चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कवर तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो कवर सरिया का एक बार चेक कर लीजिए क्या प्रॉपर मिल रहा कि नहीं मिल रहा। आफ्टर कास्टिंग अगर कवर से बाहर चला गया सरिया तो फिर पॉसिबल नहीं है कि उसको आप कवर में लेके आ पाओ, ठीक है। फिर वो स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो जाएगा क्योंकि वो सरिया फिर आपका वेस्टेज जाएगा, क्योंकि उसको बेंड भी करोगे तो अगर कवर से ही बाहर चला गया तो कवर में आएगा नहीं, ठीक है। तो ये मेन 5 चीजें, ठीक है, ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है बिफोर कास्टिंग, ठीक है। अगर जैसा कि मैंने बोला कि ये आपका फोर कार्ड साइन हो गया, अगर फोर कार्ड नहीं भी साइन हुआ है तब भी आपको ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। क्या? नंबर 1 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार, सेकंड डाया बार, थर्ड लेंथ ऑफ बार यानी कि स्टैगरिंग आपकी है कि नहीं है, चौथा स्पेसिंग, पांचवा कवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पांचों पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप पांचों पॉइंट फटाक से बता दीजिए एक लाइन में सीधे सीधे, ठीक है। मैं तो क्या आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली याद रहे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था। भाई मैं क्वेश्चन और सीधे इसका आंसर बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आपको क्या है अच्छे से याद हो जाए, ताकि आपको जब भी इंटरव्यू फेस करो तो कॉन्फिडेंट रहे अंदर से कि जब भी आंसर आता हो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से दो, ठीक है। उसका फायदा ये होगा कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। ये 7वां हो गया। अभी 8वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 500 डी इन एफई 500 डी, ठीक है। जो हमारा सरिया आता है रेनफोर्समेंट बार आता है उसमें आप देखोगे लिखा होता है एफई 500, एफई 450, ठीक है, ये सारी चीजें लिखी होती हैं, या फिर एफई 500 डी। तो इसमें एफई क्या है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। एफई क्या है, केमिकल नेम है जिसका आयरन यानी लोहे का, फेरस, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आयरन का केमिकल नेम है। अगर आप में से किसी को नहीं पता था पहले से तो इस चीज को आप याद कर लीजिए, ये केमिकल नेम है एफई, बहुत लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। एफई क्या है, केमिकल नेम। और इसमें 500 क्या है, ये मिनिमम यील्ड स्ट्रेस है, मिनिमम है। अगर एफई 500 का सरिया है तो जो इसका यील्ड स्ट्रेस है वो मिनिमम 500 होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप इसकी टेस्टिंग करते हो, अगर यील्ड स्ट्रेस आपको 500 नहीं मिलता है, इससे कम मिलता है, दैट मींस वो सरिया आपको यूज नहीं करना है, मिनिमम होना चाहिए उसका यील्ड स्ट्रेस, जिसको हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको पता होना। और डी जो है इसमें क्या डिनोट कर रहा है, डक्टिलिटी को डिनोट कर रहा है, यानी कि इसके एलोंगेशन को, यानी कि इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को, जो सरिया का डक्टिलिटी है वो क्या है उसको शो कर रहा है कि इसकी डक्टिलिटी हाई है, यानी कि जो सरिया हम यूज कर रहे हैं, अगर डी वहां पे लिख दिया या फिर 450 या 500 डी या 550 डी, तो इसका मतलब ये है कि इसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है। और इस सरिये का जनरली हम यूज करते हैं ये अर्थक्वेक से बचाने के लिए, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो डक्टिलिटी, हाई डक्टिलिटी वाला सरिया हम अर्थक्वेक, जहां पे अर्थक्वेक का जोन खतरनाक वाला जोन है वहां पे हम इसको यूज करते हैं,
डक्टिलिटी, जिसकी डक्टिलिटी सरिये की ज्यादा होती है वो सरिया, यानी कि जिसमें इलोंगेशन ज्यादा होता है, यानी कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा बियर कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। ठीक है, क्या है, रोलिंग मार्जिन। ये क्वेश्चन मैंने पिछले फर्स्ट या सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें मिसिंग हुआ था मेरे से। ठीक है, उसको करेक्शन करने के लिए मैं इसको दोबारा से लिया हूँ। इसमें क्या करते हैं, जो रोलिंग मार्जिन देते हैं 8 से 10, 12 से 16 और 20 से अबव। उसमें क्या गलती से मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया था और यहाँ 8 लिख दिया था, फिर 10 और 12 लिखा था, फिर 16 से वो लिखा था। ठीक है, वो गलत हुआ था, उसको भी मैं करेक्ट नहीं कर सकता वहां पे उस वीडियो में जाके, लेकिन आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि एक्चुअल ये है। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। रोलिंग मार्जिन हमारा जो 8 से 10 डाया का होता है वो ±7% होता है, 12 से 16 हमारा ±5% होता है, और जो 20 से अबव का सरिया होता है, 20 या 20 से अबव, वो होता है ±3%। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और रोलिंग मार्जिन होता क्या है वो मैंने आपको बताया था। एक थियोरेटिकल वैल्यू आती है सरिये का, और दूसरा क्या है हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू, यानी कि जो हम वेइंग मशीन से हम क्या है उसका वेट करते हैं डायरेक्टली 1 मीटर सरिये का। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इतने परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर डायज के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन 10, कपलर वर्सेस लैब। कपलर बेटर है या फिर लैब बेटर है, ठीक है, ये डिस्कशन का सब्जेक्ट है। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है ये क्वेश्चन, तो आपको उसको रिप्लाई कैसे करना है। उसको आप 2-3 पार्ट में बांटिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो है बेस लीजिए इसका कंपैरिजन का। ठीक है, अगर आपके पास किसी चीज को अगर आपको क्या कंपेयर करना, तो आपके पास उसका बेस होना चाहिए। ठीक है, कि किस बेस पे आप उसको कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला बेस आप लीजिए। जब भी हम काम करेंगे, कपलर लगाएंगे या फिर लैब लगाएंगे, तो उसमें टाइमिंग, ठीक है, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एक तो टाइमिंग आप ले लीजिए, 3-4 चीजें मैं बताऊंगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। टाइम, तो कपलर के केस में क्या है हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। इसमें क्या है, पहले हम थ्रेडिंग करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, थ्रेडिंग करने के बाद इसमें हम कपलर टाइट करते हैं। तो एक तो थ्रेडिंग में आपका टाइम जाता है, बहुत ज्यादा टाइम जाता है। ठीक है, अगर मशीन आपकी थोड़ी सी भी खराब हो गई तो उसमें भी डिले हो जाता है। और दूसरा हमारा क्या है, लैब है। इसमें क्या है, हमें कोई थ्रेडिंग कोई कुछ नहीं करना, सीधे सरिया कट करना है और साइड पे लाके फिक्स कर देना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सरिया अगर बड़ा भी हो गया लैब वाले में तो वो चल जाता है, लेकिन अगर कपलर का सरिया अगर बड़ा हो गया तो पॉसिबल नहीं है साइड पे यूज कर पाना। ठीक है, लेकिन अगर लैब का सरिया बड़ा हो गया तो आप क्या कर सकते हो, लैब को थोड़ा बढ़ा सकते हो या उसको कट कर सकते हो, लेकिन थ्रेड वाला सरिया आप कट नहीं कर सकते हो। इसमें टाइमिंग में क्या है, आपका जो कपलर वाला है वो ज्यादा टाइम लेता है। अदरवाइज और जितने भी बेस आप लेंगे ना, उसमें कपलर ज्यादा बेटर होगा। अगर इकोनॉमिकली लेंगे, अगर आप इकोनॉमिकली देखेंगे, तो इकोनॉमिकली में देखेंगे तो आपका जो कपलर होता है वो ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, यानी कि ज्यादा सस्ता पड़ता है, जबकि हमारा जो लैब है वो महंगा पड़ता है। रीजन क्या है, जैसे जनरली हम 20 डाया इससे ऊपर ही कपलर यूज करते हैं, इससे नीचे डाया के सरिये में हम नहीं करते। तो उसमें जो हमारा लैब लेंथ आता है, ठीक है, और अगर 50 डी भी ले तो अगर 20 डाया का भी सरिया, उसमें 1 मीटर का सरिया आप लैब करते हो। अगर 1 मीटर सरिया का आप वेट निकालेंगे और उसकी कास्ट निकालेंगे और कपलर का कास्ट और थ्रेडिंग का कास्ट देखेंगे दोनों मिला के, तो आपको कपलर का कास्ट कम मिलेगा। ठीक है, तो ये एक रीजन है, कपलर जो ट्रेंड में आया, एक ये भी रीजन है कि हमारा क्या कॉस्ट सेविंग है, यानी कि पैसा हमारा बचाता है। ठीक है, इसके अलावा जो इनकी बॉन्डिंग होती है, तो उसमें भी क्या है, कपलर क्या है, हेड टू हेड होता है। अगर वर्टिकली हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो क्या है, हेड टू हेड जो लोड का ट्रांसफर होता है, ये इसमें क्या है आपका हेड टू हेड हो जाता है। ठीक है, यानी क्या है, स्मूथ ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जो लोड ऊपर से आएगा वो स्मूथली क्या है नीचे सरिये को ट्रांसफर करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ज्यादा बेटर माना जाता है। बस अंदर की कपलर, ठीक, कपलर आपका कुछ इस तरीके से, सॉरी लैपिंग में जो हम करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं। यहाँ भी हम कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या है, जैकल देके इसको
बिल्कुल सेंट्रलाइज करें नीचे वाले सरिये पे, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता क्योंकि आपको बाद में भी प्रॉब्लम होती है एग्जैक्ट हो बिल्कुल सेंटर टू सेंटर उसका जो है डिस्ट्रीब्यूट लोड ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो इस केस में ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। और जैसे बीम हो गया, इसमें भी ये टेस्टेड है, ठीक है, इसमें भी टेस्टेड है, इसमें भी इसकी स्ट्रेंथ इससे कम नहीं होती, ठीक है। इसमें भी वही सीन बनेगा, देखिए ये लाइनिंग है आपकी, अब इसको खींचो और इसको खींचो, ये आपस में पैक्ड है और ये टेस्टेड है, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर होता है, ये बात समझ में आ गई। ये दो तीन ही पॉइंट रखिए आप इसको कंपेयर करने के लिए, और भी बहुत सारे पॉइंट है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा। मैं पर्टिकुलर इसका एक वैसे अलग वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है। आप चाहो तो उसको जाके वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत सारे कंपैरिजन कर रखे हैं, ठीक है। टाइमिंग, इकोनॉमिकली, ठीक है, ये सारी चीजें, इसके अलावा मैंने 5-7 चीजें और उसमें मैंने क्या है इनका कंपैरिजन किया, वो वीडियो आप जाके देखेंगे तो आपको टोटल पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो गाइस इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आऊंगा 10 क्वेश्चंस का जो रेनफोर्समेंट बार से रिलेटेड होंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आपकी हेल्प करेंगे इंटरव्यू क्लियर करने में। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।